नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। यह वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल कर्नाटक में चल रहे नाटक पर है। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर कुर्सी पर कलह शुरू हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस को 135 सीटों का विशाल जनादेश मिला है। 4 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि सीएम कौन बनेगा। उधर बेंगलुरु के स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इधर कांग्रेस ने बताया है कि सीएम का नाम तय करने में 48 से 72 घंटे का समय और लग सकता है। दरअसल खबर है कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से सिद्धारमैया के नाम पर हरी झंडी दी जा चुकी है। डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम समेत अहम मंत्रालय का ऑफर है, लेकिन चर्चा यह है कि डीके शिवकुमार तैयार ही नहीं हो रहे। उधर सिद्धारमैया के नाम की चर्चा शुरू होते ही कर्नाटक में दोबारा जश्न भी मना दिया गया, लेकिन फिलहाल कांग्रेस न तो सीएम पद का नाम फाइनल कर पाई है और न ही शपथ ग्रहण की तारीख ही। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि फॉर्मूला तकरीबन तय हो चुका है। अहम मंत्रालयों पर मंथन चल रहा है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों को साथ लेकर सारे फैसले किए जा रहे हैं और कल तक सीएम पद के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक का फैसला देखते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या कुर्सी के लिए मची अंदरूनी कलह में कांग्रेस पार्टी को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या डीके शिवकुमार को सीएम पद तक पहुंचने में भ्रष्टाचार के आरोप बाधा बन रहे हैं? क्या सिद्धारमैया को सत्ता सौंपकर कांग्रेस 2024 में दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट को एकजुट रखना चाहती है? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, डीके शिवकुमार ने हाईकमान के सामने अपनी शर्त रख दी है। डीके शिवकुमार मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं सीएम के लिए पहला हाफ मुझे मिले, यानी कि 2.5 साल या 2 साल का जो शुरू का टेन्योर होगा वो पहले मुझे दिया जाए और उसके बाद का दे दिया जाए सिद्धारमैया को। मैं चुपचाप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। 5 साल में पहला 2.5 साल चाहते हैं डीके शिवकुमार। इसी तरह की खबरें पहले सिद्धारमैया के हवाले से भी सामने आई थी। उन्होंने कहा था मेरी तो उम्र हो गई है, 75 साल पहले मुझे दे दिया जाए और उसके बाद अगला डीके शिवकुमार को बना दिया जाए। तो लगातार चर्चाएं और चर्चा इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस के सामने पसोपेश की स्थिति है। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर मचे हुए इस कलह को लेकर तंज कसती हुई इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक ने कांग्रेस को झोली भर के दिया। इतना दिया कि कांग्रेस कंफ्यूज हो गई। सिद्धारमैया को सीएम बनाएं या डीके शिवकुमार को मौका दें। जश्न हो गया, मिठाइयां हो गई, केक वेक भी हो गया। फिर शुरू हुई सत्ता की मलाई पर दावेदारी की लड़ाई। 3 दिन गुजर गए हैं। दिल्ली में कभी कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर मंथन हो रहा है, कभी अध्यक्ष से भी ऊपर हाईकमान के घर मुलाकातें चल रही हैं। सिद्धारमैया कभी खरगे से मिलने जाते हैं, कभी राहुल गांधी से मिलने जाते हैं। पीछे पीछे डीके शिवकुमार भी खरगे से मिलने पहुंचते हैं, तो फिर राहुल गांधी से मिलने पहुंचते हैं। दिल्ली में 3 दिन से चल रही इस मैराथन मंथन के बीच फैसले की उम्मीद भी बढ़ी। I don't know what has been decided. I think by today evening. चर्चा ये गर्म हुई कि कांग्रेस आला कमान ने सिद्धारमैया को सीएम बनाने का फैसला सुना दिया है और डीके शिवकुमार के सामने डिप्टी सीएम समेत मलाईदार मंत्रालयों की पेशकश रखी गई है। सिद्धा के नाम की खबर सुनते ही कर्नाटक में सिद्धारमैया के समर्थकों का जश्न दोबारा शुरू हो गया। सिद्धारमैया के पोस्टर का दुग्धाभिषेक होने लगा, समर्थक नाचने लगे। पता चला कि 18 मई को दोपहर 3 बजे के आसपास बेंगलुरु में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। वहां तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हम अब कंटीरवा स्टेडियम के पास है, जहां पे कल अगला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उनका शपथ लेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे पूरा अरेंजमेंट्स हो रहा है। रेड कारपेट से लेकर बैरिकेड और चेयर सबका इंतजाम कर रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी तो कर दी गई थी, शपथ कौन कौन लेगा ये फैसला नहीं हो सका था। दोपहर 3 बजे रणदीप सुरजेवाला अपडेट बताने आए तो पता चला कि 18 मई को शपथ ग्रहण के प्रोग्राम पर फिलहाल ग्रहण लग गया है।
within next 48 to 72 hours, we'll have a new cabinet in Karnataka. मतलब 3 दिन तक फैसला नहीं हो सका, 3 दिन और लग सकते हैं। खबर ये भी आई कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर अनिर्णय की स्थिति पर सवाल उठा दिए। In spite of having a complete majority, they are unable to decide a leader. This shows the internal situation of the party. कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश, असम में मुख्यमंत्रियों के नाम में हुई हफ्ते भर की देरी की मिसाल गिनाते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। लेकिन जिस तरीके से विशाल जनादेश के बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर किचकिच शुरू हुई है, उसे देखकर कांग्रेस के अंदर खाने कलह की सारी कहानियां याद आने लगी हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो कर्नाटक छोड़कर फिलहाल 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। उसमें राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच बड़ी मुश्किल से तूफान थमा है। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने प्रतिभा सिंह की चुनौती खड़ी है। उससे पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच संतुलन बनाते बनाते कांग्रेस ने सत्ता ही गंवा दी थी। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच इतना असंतुलन बढ़ा कि पार्टी भी टूटी और सत्ता भी गई। और बार बार पार्टी के अंदर कलह से होने वाले नुकसान के पीछे कांग्रेस आला कमान के अनिर्णय और नेतृत्व क्षमता को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। बेंगलुरु से सगय राज और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस कुर्सी और कलह की कहानी पुरानी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार दोहराना नहीं चाहती। यही कारण है कि फूंक फूंक कर इस वक्त कदम रखा जा रहा है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं, क्या अंदरूनी कलह का भी ये नतीजा है? आगे स्थितियां खराब हो सकती हैं। किसी एक के नाम पर अगर मोहर लग जाती है तो डीके शिव कुमार मानने को नहीं है तैयार। बार बार दरगे डीके सामने निकलकर सामने आ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये जो कुर्सी पर लगा हुआ ग्रहण है, नाम को लेकर खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? कलह की नई शुरुआत हो गई है क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर? 5 साल से भीषणतम भ्रष्टाचार का जो ग्रहण लगा था, उसको हटाकर नया सूर्योदय कर्नाटक में हुआ है। 5 साल भीषणतम भ्रष्टाचार करने वाले लोग 5 दिन भी सब्र नहीं रखना चाहते। इतनी बेसब्री इनको। अरे भूल गए क्या? 11 मार्च 2017 को रिजल्ट आए थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन हाँ, चित्रा जी ने एक भी शो नहीं किया। जब मनोज सिन्हा, आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ उटव्वल चलता रहा। 19 मार्च 2017 को शपथ ली। उसके बाद मनोज सिन्हा जी ने ताना देकर एक शायरी भी पढ़ी थी कि सारी ख्वाहिशें बेवफा होती, पूरी होती ही बदल जाती है। उसको छोड़ दीजिए। 2 मई 2021 असम चले जाइए। आपके हेमंतो विश्वा शर्मा जी और सोनेवाल जी के बीच कितने दिन तक झगड़ा चलता रहा? 2 मई से लेकर 10 मई तक। उसके बाद शपथ ली। गुजरात आ जाइए साहब, फूट फूट कर रोए नितिन पटेल कैमरे के सामने। हाँ, आज तक ने उस पर डिबेट नहीं की। उनका 4 अवसर थे मोदी जी मेरे साथ। 2014 का अवसर था, आनंदीबेन पटेल को मना दिया। उसके बाद रूपाणी जी को मना दिया। उसके बाद भूपेंद्र पटेल को मना दिया। मेरा क्या कसूर था? यहाँ पर जो निर्णय होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है, निर्णय लिए जाते। सुनिए ना 1 मिनट। हाँ। मैं आश्वस्त करता हूं कर्नाटक की जनता को कि व्यापक सहमति, विस्तृत विचार विमर्श के साथ विराट नेतृत्व कर्नाटका को मिलेगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के बेसब्रों को सब्र रखना चाहिए। 40% का कमीशन भीषणतम भ्रष्टाचार का मिटाएंगे और गारंटी को पहले दिन से लागू करना प्रारंभ। ठीक है, वो गारंटी कब लागू होगी? जब मुख्यमंत्री डिसाइड होगा, उसको लेकर पसुपेश की स्थिति है। लेकिन जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं उस पर मैं जवाब दे देती हूँ। ठीक है, सुधांशु जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब उसमें बेगानी कांग्रेस पार्टी में बीजेपी क्यों इतनी दीवानी हुए जा रही है? कौन बनेगा उनका मुख्यमंत्री? डिसाइड करने दीजिए उनको। नहीं, हम लोग इनके नितांत अंदरूनी मामले में कौन बोलने वाला है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं भीषणतम भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलकर सरकार बनी है, तो देश की जनता बहुत समझदार है। उसे समझ में आता है कि जो सिर्फ उटव्वल है, ये तो त्याग के लिए हो रही है ना। ये तो इसके लिए हो रहा है ना, कौन कितना त्याग करेगा, गांधी बाबा की तरह लकुटिया लेके चलेगा, इसके लिए हो रहा है। अरे मान्यवर, यही तो समस्या है कि आने वाला वक्त है। अभी देखिएगा
चित्रा जी, जी पराजय की विवशता और पराजय की समस्याएं देखी होंगी, परंतु विजय की विवशता और विजय की चुनौती क्या होती है, ये आप देखने को पा रही हैं कर्नाटक में। और सुदृढ़ता के साथ कितनी बड़ी सुदृढ़ समस्या आके सामने खड़ी हो जाती है, वो देखने को सामने आ रही है। अभी आपकी स्टोरी में ही जो दो दो गिनाए गए, हर राज्य में इनके दो हैं। आज इनकी ड्युअलिटी स्थिति ये हो गई है कि ये द्वैत दर्शन में ऐसे फंस गए हैं कि इनके ऊपर वो कबीर की उक्ति लागू होती है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब आप ये समझिए, एक और मैं बात कहूं, वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, जो व्यक्ति थोड़ा सा कैपेबल दिख जाता है वो बड़ा झटके से किनारे लगा दिया जाता है। मतलब मैं ईमानदारी से बात कहूं कि यदि मोदी जी की जो आंधी चली, यदि कांग्रेस किसी एक राज्य में रोक पाई तो पंजाब था, कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर हो गए। सचिन पायलट ने या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो रोल प्ले किया वो किनारे हो गए। आज ऐसा माना जाता है कि डीके शिव कुमार ने बड़ा रोल किया। आज अगर वोकलिगा का वोट, जेडीएस का वोट अगर 5% शिफ्ट हुआ है तो मानवीय बात है उसमें डीके शिव कुमार का रोल रहा होगा। इनका मतलब जिसको बीजेपी ने, जैसा कि वो खुद ही आरोप लगाते हैं, जेल भेजने का काम किया, आपको लग रहा है वो सबसे मजबूत है कर्नाटका में। इंटरेस्टिंग है ये, और ऐसा आप बार बार कह देंगे तो डीके का पत्ता कट ना जाएगा, थोड़ी भी उनकी गुंजाइश होगी आखिरी में बने रहने की। तो नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनको शुभकामनाएं देते हुए, ये बहुत कह रहे हैं ना कि अभी सरकार बनेगी बहुत अच्छी चलेगी, तो मैं भी कह रहा हूं इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 2.5 साल के लिए आधे आधे पे है, अभी पूरे पूरे पे आएगी तो फिर देखिए क्या होता है। बोलिए, एक तो कबीरदास जी का दोहा भी सुना रहे हैं, फिर शेरो शायरी भी सुना रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या अभय दुबे जी। और 2.5 साल का ये फॉर्मूला है, और उनका ये भी कहना है कि देखिए डीके जैसा मजबूत नेता है, धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है उनको किनारे किया जा रहा है, क्योंकि जहां कहीं कोई भी मजबूत होता है उसको किनारे कर देती है कांग्रेस। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। ऐसा एक प्रांत बता दो, आपके यहाँ तो फांसीवाद है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है साहब। 13 मई को परिणाम आए, 14 मई को पर्यवेक्षक बना दिए गए, 14 मई से 15 मई तक पूरी रात एक एक विधायक से विचार विमर्श किया गया। 16 मई को रिपोर्ट प्रस्तुत की, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानजी खड़गे जी ने फिर वापस बुलाकर व्यापक विचार विमर्श किया। अब एक दिन में फैसला हो जाएगा, प्रतीक्षा तो कीजिए। आपने कहा प्रधानमंत्री की आंधी चली, देख लिया लोगों ने कर्नाटका में, ना प्रधानमंत्री जी का मुखड़ा चला ना दुखड़ा चला। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी कर्नाटक में, आपने जो कर्नाटक का हश्र किया है वही हश्र पूरे हिंदुस्तान का है। सर, अब तो जो आपका लाभार्थी, अब तो रिजल्ट आ गया है ना अभय दुबे जी। अब उसके आगे की बात करते हैं, ये मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मोहर क्यों नहीं लग पा रही है? क्या डीके शिव कुमार की ओर से बार बार आंखें तरेरी जा रही है? क्योंकि अभी अभी खबर आई है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 5 साल तो सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाकर आप लोगों ने देख लिया, 2019 में और 2014 में लोकसभा चुनाव में क्या हालत हुई वो भी देख लिया, तो अब उनकी बारी है। वो कह रहे हैं 2.5 साल पहले हमको बनाया जाए, 2.5 साल के बाद फिर देखिएगा किसको बनाना है। अब या तो चित्रा जी को चिट्ठी लिखी हो डीके शिव कुमार जी ने, या आपके संवाददाता को कान में कहा हो। ये कहा ही होगा कान में, तभी तो सूत्र ऐसे ही बताते हैं। भेजी, ये बात तो आप भी जानते हैं, सूत्रों से तो ऐसे ही जानकारी मिलती है अभय दुबे जी। आप बताना नहीं चाहते, आपके संवाददाता को कान में आकर डीके शिव कुमार जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, इतनी बड़ी पराजय और प्रधानमंत्री की हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये, एक प्रांत बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी में सिर फटअव्वल नहीं हो। येदुरप्पा जी फूट फूट कर नहीं रोए क्या? बताइए, जब उनको हटाया उन्होंने तो राजनीतिक दल अलग बना लिया था। बसवराज जी और उनकी कभी नहीं बनी। असम चले जाइए तो उनकी नहीं बनी। आप राजस्थान चले जाइए, ओम बिरला, वसुंधरा जी, पुनिया जी, शेखावत जी, राठौर जी, जोशी जी, मेघवाल, बवाल ही बवाल है। एक प्रांत बता दीजिए। मध्य प्रदेश आ जाइए तो आपके कैलाश जी, शिवराज जी, नरोत्तम जी, कई मल्टीपोलर सिस्टम अंदर काम कर रहा है। वो तो सिर्फ फासिज्म है इसलिए बोल नहीं पाते। हाँ, कर्नाटका का प्रश्न है तो इनको परेशानी चित्रा जी सिर्फ इस बात की है कि कर्नाटका की जो पराजय हुई है उसका संदेश बहुत व्यापक गया, और वो पराजय हो गई सीधे प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने चेहरे पर वोट मांगा। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संतोष पाटिल की कम से कम सूद ले लेते। आपका कार्यकर्ता आत्महत्या तक कर ली ईश्वरप्पा पर आरोप लगाकर। तो प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण ये प्रस्तुत किया कि ईश्वरप्पा से फोन पर बात की कि चुनाव जीता देना। लोग कार्यकर्ता इनके कह रहे थे कि आप संतोष पाटिल से कम बात करते। एमटीबी नागेश क्या हुआ? नागराज हार गए कि नहीं हार गए?
जो आकर कह रहे थे कैमरे पे 70-70, 80-80 लाख रुपए में फिर पोस्टिंग उसी का जिक्र ईश्वरप्पा कर को रहे आप लोग थे, ले इन्होंने तो आते उसको हैं अपनी पार्टी में। अभय दुबे जी, जिस ईश्वरप्पा को लेकर आप यहाँ पर उदाहरण देते हुए नहीं थक रहे हैं, उसी को तो आप लेकर भी आते हैं ना, क्या ये गलत है? कहाँ लाए? वो तो इन्हीं के साथ थे ना आखिरी तक। प्रधानमंत्री जी ने उसी ईश्वरप्पा से बात की जो आपने दिखाया था आपके टेलीविजन चैनल पर। ठीक है, यही कर्नाटका का जो इन्होंने किया है उसका परिणाम 2024 में। ठीक है, 2024 की तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस पार्टी, ये बात समझ में आती है सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन बार बार वो आपको उदाहरण दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का कि 2017 में देखिए रिजल्ट 11 तारीख को आते हैं और उसके बाद 8-9 दिनों के बाद आप लोग मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं। सेम यही काम असम में भी हुआ जब हेमंता विश्व शर्मा को लेकर नाम फाइनल करने में आप लोगों को देर हो गई। तो अगर कोई लोकतांत्रिक पार्टी है तो उसके भीतर सभी की आवाजें सुनी जाती हैं, इसी वजह से थोड़ी देरी हो रही है मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने में। चित्रा जी, अभी आपसे तो ये कह रहे थे कि आपके कान में आके किसी ने बताया या आपके संवाददाता को कान में किसी ने बताया, और हमारे यहाँ के बारे में तो अभय जी ऐसा बता रहे थे जैसे संजय वाली दिव्य दृष्टि इन्हीं को मिल गई थी, या कोई ये माइक्रोस्कोप या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आप डायरेक्ट टेलीकास्ट देख रहे थे। खूब कल्पना में चलते हैं, इनके बीच में है, उनके बीच में है। चलिए ठीक है, आप अपना मनोदशा रखिए, हम अपनी। मगर आपके यहाँ तो जो राज्य में टकराता है और कांग्रेस से अलग होता है तो पूरी पार्टी ले डूबता है। कैप्टन साहब गए, खत्म। ये बताइए, ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस में थी, बाहर छोड़ के गई, खत्म। जगन मोहन रेड्डी भी तो थे, छोड़ के गए, खत्म। शरद पवार जी भी तो कांग्रेस में ही थे, आज भी नाम एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, छोड़ दिया, खत्म। विजय बहुगुणा जी छोड़ के गए, खत्म। हेमंता विश्व शर्मा छोड़ के गए, खत्म। कोलिको पुल और प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के छोड़ के गए, खत्म। हमारे यहां बताइए, हमारे यहां यदि किसी कारणवश कोई भी नेता पार्टी छोड़ के गया, चाहे उमा भारती जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी अथवा येदुरप्पा जी, सबको यह एहसास हुआ कि जो मान सम्मान उनका भारतीय जनता पार्टी में है वो बाहर नहीं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब कल्याण सिंह जी वापस आए थे पार्टी में, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था दिल्ली राष्ट्रीय मुख्यालय पर। उनसे पूछा गया कि आप पार्टी से बहुत नाराज होकर गए थे, अब वापस क्यों आए? तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया था? मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो हमारे यहाँ तो ये है, इसीलिए हमें पार्टी बताइए किसी ने हमें बाहर निकले और हमसे बड़ा हो गया हो। आपके यहाँ जो निकलता वो बड़ा हो जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। वो इतने ज्यादा खुश नहीं रहे कि हमारे वहां अभी सीएम डिसाइड नहीं हो पा रहा है। जो भी बनेगा सशक्त बनेगा और 24 की तैयारी करेगा। सुधांशु जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद अभय जी आपकी बातों पर रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए, आपने जो बात बोली है ना, जो भी बनेगा सशक्त बनेगा, ये सशक्त बनने में ही तो समस्या है कि वास्तविक रूप में शक्ति कहां रहनी चाहिए, उसी को लेकर तो चुनौती है। और इसीलिए आप देखिए यहां कांग्रेस में समस्या क्या है, पद पे कोई रहे, शक्ति अन्यत्र रहनी चाहिए। जैसे बचपन में कहानियों में सुनते थे ना कि तोते की जान वो किसी दूसरी जगह समुद्र के पार कोई बैठा रहता है उसके अंदर होती थी, मतलब वो मैं शब्द से न लिया है, राक्षस की जान किसी तोते में होती थी। वैसे ही ये तो जब से सोनिया जी और मनमोहन जी, इनका राहुल जी का दौर आया, मनमोहन सिंह जी थे, शक्ति वहां नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री कोई बने, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बने, शक्ति नहीं रहे, सशक्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है भाई जी। इसीलिए हम कहते हैं आपके यहां जब आते हैं तो सत्ता के लिए है। इसीलिए चूंकि फंडामेंटली आप एक लीडर बेस्ड पार्टी और हम फंडामेंटली आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड कार्डर बेस्ड पार्टी, ठीक है। इसीलिए 71 वर्षों में आज तक कभी भाजपा में वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ और 1885 से 2023 तक 138 साल में, अभय जी कोई 20 साल बताइए आप विद्वान व्यक्ति हैं जब कांग्रेस में विभाजन न हुआ। बोलिए अभय दुबे जी। और उन्होंने साथ ही कई एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक, इधर महाराष्ट्र तक। ये बात तो सच है ना अभय दुबे जी, आप लोगों की ये जो डबल इंजन वाली सरकार नहीं, नेता कह सकते हैं, 2 इंजन, कोई इधर लेकर जाता है कोई उधर लेकर जाता है, उससे आप लोगों को हमेशा नुकसान होता रहा है। और अभी राजस्थान एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पर सामने है। मध्य प्रदेश में तो सत्ता ही चली गई और पंजाब में नेता चला गया, जिसके बाद आपकी कितनी बुरी हार हुई। तो ये उदाहरण तो सामने है आपके अभय दुबे जी। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ना, मूल बुनियादी, वो यही है कि ये इनके बुनियाद के पत्थरों को उखाड़ कर फेंक देते हैं सत्ता की भूख के आगे।
भूल गए बलराज मधोक जी को 71 में नागपुर के अधिवेशन में किस प्रकार बुरा बर्ताव करके बड़े भरे अधिवेशन से बाहर कर दिया। भूल गए आडवाणी जी को, चिट्ठी लिखी उन्होंने 2013 में कि अपना निजी हित साधने के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए कि निजी हित साधने के लिए लोग आ गए। ये नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी में रही। भूल गए मुरली मनोहर जोशी जी, क्या हश्र कर दिया कि उनको कहना पड़ा कि उस विद्यार्थी को क्या अंक दूं जिसने कुछ एक पन्ना भी नहीं कॉपी में लिखा। उनसे पूछा कि मोदी जी को कितने अंक देंगे, आपने मैनिफेस्टो बनाया, तो उन्होंने टेलीविजन के सामने ये बात कही। भूल गए आपके यशवंत सिन्हा जी को, भूल गए आपके अरुण शौरी जी को। सारे बुनियाद के पत्थर बारी बारी उखाड़ कर फेंक दिए। और आप अभी बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, अरे अटल जी ने एक बड़ा दल आपका बनाया था, एनडीए नाम का। 24 में जो हश्र होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। है जेडीयू आपके साथ, 16 सांसदों का दल जेडीयू अलग हो गया। जो कालांतर से शिवसेना 18 सांसदों का दल था वो आपको छोड़कर अलग हो गया। जो कालांतर से अकाली दल जिसके अभी 2 सांसद हैं वो आपके साथ था, वो आपको छोड़कर अलग हो गया। राजस्थान चले जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो अलग हो गया। बचा कौन? ले दे के 2 सांसदों का अपना दल। 24 में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। 100 सांसद भी आपके जीत कर आने वाले नहीं है, उसी की हताशा है। महाराष्ट्र में आपने इतना असंवैधानिक काम किया कि वहां पर अपने न सिर्फ अपने जो पुरातन दल था वो अलग हुआ, वहां की सरकार भी हत्या ली। मैं गवाह हूं मध्य प्रदेश में, अभी आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया चित्रा जी, मैं गवाह उस मीटिंग के अंदर था। वहां विधायक दल का प्रस्ताव विधायकों ने नहीं रखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आज भी पूछेंगे आप तो उन्होंने कहा कि विधायकों ये अधिकार मैं लेता हूं आपसे, और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव मैं पारित करता हूं, मैं प्रस्ताव रखता हूं। उसके बाद विधायक दल से एक औपचारिक रूप से प्रस्ताव आया और उस पर सहमति हुई, लेकिन मीडिया ने ये चलाया कि देखिए अंतर्द्वंद है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये सिर्फ मीडिया को चलाने की क्या जरूरत है सर? कुछ समय के बाद आपकी सरकार चली गई, उसी सिंधिया जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वो तो उदाहरण सामने है ना सर। मीडिया पर क्यों बार-बार आ जाते हैं आप? वो तो कुछ समय के बाद मीडिया ने जो चलाया, देखिए मीडिया जो चलाती है वो कई कुछ समय के बाद सही साबित हो जाता है। सिंधिया के मामले में तो मीडिया ही सही साबित हुई। हमने चलाया अंतर्द्वंद, कुछ समय के बाद आपकी सरकार चली गई, यानी कि हम सही खबर चलाते हैं। अच्छा, सिंधिया जी ने 2 मुद्दों पर पार्टी को छोड़ा टेलीविजन के सामने। हाँ। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसानों की कर्ज माफी, एक, दूसरा उन्होंने कहा कि नियमितीकरण करेंगे शिक्षकों का। दोनों ही मुद्दे बरकरार थे। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, ये जवाब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने पटल पर दिया। उसके बाद से कर्ज माफी बंद है। सिंधिया जी बोलते हैं भी तो सैद्धांतिक रूप से अलग नहीं हुए। हेमंत बिस्वा शर्मा के समय जुलाई में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि वो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, एक बुकलेट निकाली, वहां बुकलेट ले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अगस्त में वो शामिल हो गए। इनके पुराने नेता जिन्होंने पार्टी खड़ी की असम में, सोनोवाल जी को, उनको हटाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को बना दिया। तो इनका वजूद, ये सिद्धांतों में विश्वास रखने वाला ठीक नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। ठीक है, बाहर से आए हुए नेताओं को बहुत तवज्जो देते हैं आप सुधांशु त्रिवेदी जी, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस से तोड़ फोड़ कर ले जाते हैं, अपने नेताओं को किनारे लगा देते हैं। वो बहुत सारे उदाहरण भी गिना रहे थे आपकी पार्टी के नेताओं को। नहीं, जो देखिए, कई बार अभय जी जानकार व्यक्ति हैं पर कई बार भावावेश में ज्यादा बोल जाते हैं। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले सर्बानंद सोनोवाल जी थे। ऐसा नहीं पार्टी उन्होंने खड़ी की थी, वो भी हमारे असम गण परिषद से आए थे मान्यवर। 2004 की लोकसभा में वो डिब्रूगढ़ से सांसद थे। वो हमारे यहां क्यों आए ये समझिए। IMDT एक्ट था ना, जिसमें विदेशियों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने का था। आपने ऐसा एक्ट बनाया था कि उस पर कोई विदेशी को निकाला नहीं जा सकता था। मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, यदि कोई ये कहेगा अमुक व्यक्ति विदेशी है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है साबित करिए वो विदेशी है। ये था IMDT एक्ट। उसके खिलाफ सर्बानंद सोनोवाल गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तब ये सारे सेकुलर दल उनके खिलाफ हो गए। सिर्फ भाजपा ने साथ दिया इसलिए आए थे। इसलिए हमारे यहां जो भी रहता है वो सिद्धांत के साथ रहता है। और मजे की बात ये, जो अभी आप कहने का प्रयास कर रहे थे, आडवाणी जी को हमने, जो हमारी पार्टी के लिए उनका योगदान अतुलनीय है, हम सदैव उसका सम्मान करते हैं। मोदी जी ने उनका पूरा आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री के कैंडिडेट वो 83 वर्ष की आयु में हुए। मैं अभय जी चुनौती से आपसे पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश, दूसरा उदाहरण बताइए जहां 83 इयर्स की एज में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई रहा हो। हमने वो सम्मान दिया है। ऐसे नहीं, डॉक्टर जोशी आज भी 90 वर्ष के हैं और उनकी जो भी उनका जो ज्ञान है पार्टी उनसे लाभ लेती है। परंतु मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आपने क्या बनाया उनसे जो पूछ रहे? 120B का मुजरिम बनाया उनको जेल में डालने की कोशिश की। तथा कथित
बाबरी मस्जिद विध्वंस के नाम पर, और अब आज आके कहने लगे कि हम तो राम मंदिर के साथ हैं। अरे कभी एक ही कह देते हैं कि हमने गलत किया, अब जब मुकदमे हम वापस लेना चाहिए, वहां तो आपने आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का काम किया और अडवाणी जी और जोशी जी जैसे विराट व्यक्तित्व के नेताओं पे मुकदमे डालने का काम सुधांशु किया। जी, आपकी बातों से मुझे एक सवाल समझ में आया। आप कह रहे हैं 83 साल की उम्र में अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम इस पार्टी ने किया, फिर येदियुरप्पा जी कर्नाटक से पलटकर सवाल पूछ लेंगे कि 80 साल की उम्र में फिर मुझे किनारे क्यों कर दिया सक्रिय राजनीति से। ये सवाल तो उधर से आ सकता है। शायद यही बड़ा कारण रहा कि लिंगायत वोट आपस में बटा और एक तरह से शिफ्ट भी हो गया कांग्रेस पार्टी के भीतर। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। अगर आपको वो है तो मैं वही एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको याद हो कि 2009 में इवन संघ ने भी यह विषय कही, पार्टी के अंदर यह तय हुआ, तब यह एक समय सीमा तय हुई कि 75 वर्ष की आयु की बात। तो उसके बाद कोई स्थिति नहीं रही। जो आपने कहा ना, अडवाणी जी का योगदान एकदम अलग था, येदियुरप्पा जी भी रहे। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। येदियुरप्पा जी ने पार्टी खड़ी की और येदियुरप्पा जी पार्टी से बाहर गए, फिर बात देखिए उनको एहसास हुआ और आए, दोबारा उन्होंने पार्टी को सत्ता मिलाई। और यहां पे एक बात याद दिला दूं, एक ही बार आपकी सत्ता आई 21वीं सदी में, इससे पहले जब येदियुरप्पा जी बाहर थे, वरना कांग्रेस को पिछले 1999 के बाद से कभी बहुमत नहीं मिला। और अभय जी, आप बेकार में मीडिया को कहने लगते हैं, अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया था वो तो दिख गया। और छोड़िए, मैं तो उस जमाने में, मैंने आपसे क्या पूछा, 1885 से 2023 मीडिया कुछ नहीं था 137 साल में। कोई 20 साल बताइए जब कांग्रेस में वर्टिकल डिवीजन ना हुआ, कोई 20 साल, आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक। कारण यह है कि कांग्रेस विशेषकर आजादी के बाद सिर्फ सत्ता ओरिएंटेड पार्टी होती चली गई परिवारवाद के चक्कर में। जब जब सत्ता छूटी तब तब कांग्रेस टूटी। इस सवाल का जवाब दीजिए अभय दुबे जी। और देखिए, अभी चूंकि कर्नाटका कांग्रेस में कलह की स्थिति बनी हुई है, दो आपके दिग्गज बड़े नेता, दोनों के अलग अलग सुर, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। आपके पास 5 ऐसे राज्य हैं जिनका उदाहरण सामने है। अभी सचिन पायलट को ही आप ले लें, उन्होंने आपकी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कितना बड़ा मोर्चा खोलकर रखा हुआ है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। वहां पे ना आप उनको बैलेंस कर पा रहे हैं, ना आप उनको चुप करा पा रहे हैं, जबकि 2-3 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपने दे ही दिया, पंजाब का हम बता ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी 2 बड़े चेहरे रहे। हालांकि यह अलग बात है कि 5 साल सुचारू रूप से सरकार आपने वहां पर चला ली। तो दिक्कत तो आपके लिए है ना अभय दुबे जी, क्योंकि आपके राज्यों से सरकारें चली जाती हैं या फिर नेता लेकर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो चिंता का सबब तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा है, वो भी इतने बड़े मैंडेट के बाद डिसाइड नहीं कर पाना। ये तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। अरे चित्रा जी, अभी 2 बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और इतना अहंकार। हमारा तो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम थे 415 सीटों का दल। आज जब ये चरम पर है तब भी 11 प्रांतों में इनका एक भी सांसद जीत कर नहीं आया। 51 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई। पिछले 5 साल में 31 विधानसभा के चुनाव हुए, सिर्फ 6 राज्य सरकारों में पूर्ण बहुमत की आई। कहीं पर या तो बैसाखी से है या इन्होंने हथिया ली। मुझे बता दीजिए, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मणिपुर हो, ये 4, 5, 6 प्रांत सिर्फ हैं। उसके अलावा पूर्ण बहुमत कहीं नहीं आया। और इतना बड़ा अहंकार कि हम पर कह रहे, अरे जब हम थे तो हम थे, 6 दशक तक हम थे और हमने कभी अहंकार नहीं पाला। जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र होगा वहां वैचारिक अलग अलग वैचारिक मत व्यक्त किए जाएंगे। अब हेडगेवार भी कांग्रेस के सदस्य थे, मध्य प्रांत नागपुर के मेंबर थे वो। उसका अटल बिहारी वाजपेयी भी कांग्रेस के, तो पहले कांग्रेस ही कांग्रेस थी। साहब, आप डिवीजन की बात करते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से कांग्रेस ने अपने आप को कभी अलग नहीं किया। हम आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े, और हमें गर्व है कि कर्नाटक में जो जनता ने संदेश दिया है समूचे देश के लिए, वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े रहने के लिए दिया है। और मुझे गर्व है कि भारत जोड़ो यात्रा ने जो प्रचार और प्रसार इस देश में किया है, वो कहा है कि बेरोजगारी पर चुनाव होने चाहिए, महंगाई, भीषणतम महंगाई की आग में जो महिलाओं को झोंक दिया है उस पर बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। जो भीषणतम भ्रष्टाचार व्याप्त है देश में, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए। सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये संदेश कर्नाटका ने दिया है। क्या कारण है बताइए? 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन जाए। एक सवाल इसी के साथ समझ में आ रहा है, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं, 11 का आपने एग्जाम्पल दिया जहां पर बीजेपी की एक भी सीटें नहीं है। 7 राज्यों में उसने क्लीन स्वीप भी कर लिया था, कांग्रेस पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी थी। लेकिन अभय दुबे जी, मेरा ये सवाल है, मुझे 2018 का रिजल्ट भी याद आता है, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप लोगों को बहुमत मिला था और भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी नहीं थी।
वो भी एक दिन था 2018 के बाद 2019 के इलेक्शन। लेकिन क्या हुआ, तीनों ही राज्यों में एक तरीके से क्लीन स्वीप रहा। छत्तीसगढ़ में जरूर थोड़ा मुकाबला कांटे का दिखा 2019 में, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि 2024 के लिए आप लोगों के लिए स्थितियां इतनी आसान हैं कर्नाटका के रिजल्ट के मद्देनजर। ऐसा तो 18 में भी जनता देख चुकी है, लेकिन 19 में एक बार फिर से उसने मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया था। उस समय भी यही बातें कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आ रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी, ये वो दुनिया भर के मुद्दों पर कांग्रेस को जीत मिल गई। 3 बड़े राज्य थे उत्तर भारत के। महंगाई, बेरोजगारी थी उस समय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में पहला चुनाव वो था जो इमोटिव इशू पर लड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा पुलवामा के नाम पर मुझे एक वोट दे देना, इस देश के नौजवान जो पहली बार वोट दे रहे हैं वो पुलवामा के नाम पर एक वोट दे देना। क्या हुआ? सत्यपाल मलिक जी ने बताया कि सरकार की चूक से यह हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो आज जो राष्ट्रवाद का मुखौटा है इनका, वो तो उतर गया। इन लोगों ने 2 ही मुद्दों पर बात की थी, एक धार्मिक ध्रुवीकरण किया और एक कहा कि यार साहब हम राष्ट्रवादी हैं। तो ये राष्ट्रवाद का तथाकथित मुखौटा उतर गया। देश की जनता ने जान लिया कि चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक अंदर आकर बैठा है। तापिर गांव इनका सांसद अरुणाचल प्रदेश का, वो हाउस में कहता रहा प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर तक अंदर सेना आ जाती है, वहां पर हमारे नागरिकों को अगवा करके ले जाती है। 100 मकानों का एक पूरा का पूरा गांव उन्होंने बसा लिया। भूटान में पूरा गांव बसा लिया प्रधानमंत्री जी। उसने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ साइन कर लिया। उसने हम्बन टोटा का श्रीलंका में पूरा का पूरा 100 वर्ष के लिए हम्बन टोटा को ले लिया, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी नहीं देते और क्लीन चिट दे देते। ना कोई आया ना घुसा। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से आयात इंपोर्ट करके पूरा एमएसएमई तबाह कर दिया। तो ये सारे मुद्दे अब जनता जान गई है। 2024 का चुनाव ठीक है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुधांशु जी, उनके आरोपों पर आप जवाब दीजिएगा। डीके शिव कुमार ने अपनी अलग बैठक शुरू कर दी है राहुल गांधी से। आज उन्होंने मुलाकात की, सिद्धारमैया ने भी राहुल गांधी से जाकर मुलाकात की। और अब बड़ी खबर यह है, अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं डीके। उसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात खत्म करने के बाद बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, डीके शिव कुमार ने आलाकमान से 2 टूक कह दिया है कि पहले के 2.5 साल मुझे दिए जाएं, बाद के 2.5 साल किसी और को दिए जाएं। गुटबंदी एक तरीके से शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ सिद्धारमैया ने भी अपने समर्थक विधायकों की एक लिस्ट गिनाने की कोशिश की आलाकमान के सामने। तो अब इन बैठक के जरिए डीके शिव कुमार भी अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश में है। सालों बाद ऐसा हुआ है जब कर्नाटका में 135 सीटें हासिल करके प्रचंड जीत कांग्रेस पार्टी की ओर से हासिल की गई है, लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा है जो दोनों ही नेताओं का जाता नहीं। एक तरफ डीके शिव कुमार 61 साल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटका कांग्रेस के, अपने तमाम नेताओं के साथ, विधायकों के साथ बैठक करते हुए इन तस्वीरों में राजधानी दिल्ली में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी बार बार यही कह रहे हैं कि मैं तो हो गया हूं, 75 साल मेरा ये चुनाव था आखिरी, और इसी वजह से मुझे मौका दिया जाए, 2.5 साल बाद किसी और को देख लिया जाए। डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला निकलकर सिद्धारमैया के लिए सामने आया था, लेकिन डीके शिव कुमार के लिए सिद्धारमैया की ओर से दिया गया था, लेकिन उसको वो मानने को तैयार नहीं थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीके शिव कुमार की बैठक की। नागार्जुन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नागार्जुन, पहले 2.5 साल का कार्यकाल मुझे मिले, बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, और ये जो अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, इसका एजेंडा क्या है डीके शिव कुमार का? जैसे खड़गे जी के घर से बाहर आए डीके शिव कुमार, उनके सपोर्टर्स और उनके कैंप से जो है उनसे बातचीत कर रहे कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर हाईकमांड ने नहीं माना हमारा डिमांड, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अभी डिमांड जो है, सिद्धारमैया जी टेन्यूर शेयरिंग के लिए रेडी है 50-50, बट शिव कुमार बोल रहे हैं कि मुझे पूरा 5 years चाहिए, और अगर मैं मान भी गया कि 50-50 पैक्ट होगा, तो फर्स्ट हाफ जो टेन्यूर है वो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने डिलीवर किया है अभी 2023 में। मैं 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन जब होगा मैं उसी में भी डिलीवर करूंगा, तो इसलिए ज्यादा मुझे प्रोमिनेंस देना पड़ता है। और मेरा कैंप जो है एमएलए उनको भी पोर्टफोलियो देना चाहिए, यही डिमांड रखा है। तो खड़गे, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वो उन्होंने कहा है वो हाईकमांड जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ये कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद शायद रात और कल सुबह तक एक डिसीजन निकलना चाहिए। रात और कल तक, लेकिन दोनों ही मानने को तैयार नहीं। शुरू के 2.5 साल सिद्धारमैया चाहते हैं उनको मिले, डीके शिव कुमार चाहते हैं उनको मिले, तो बीच का फॉर्मूला कैसे तैयार होगा अगर दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा? नागार्जुन, दैट्स द रीजन गांधी फैमिली को इंटरवीन होना चाहिए अभी,
सोनिया गांधी या राहुल गांधी दोनों लीडर्स को एक साथ बिठा के बोलना चाहिए कि डिसीजन क्या है। ये दोनों लीडर्स में एनिमोसिटी इतना बढ़ गया है कि 48 आवर्स 72 आवर्स में दोनों ने एक साथ बात भी नहीं किया है, सिर्फ मीडिया के थ्रू कमेंट जो दे रहे हैं सिर्फ दोनों नेता। ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, क्या इसमें अपने नेताओं को यही बता रहे हैं डीके शिव कुमार की मेरी बात भी सुनी जाएगी, आप परेशान मत होइए? क्योंकि जब से पटाखे सिद्धरामैया के समर्थकों ने फोड़ना शुरू किया बेंगलुरु में, उसके बाद तो इनके खेमे की चिंता बढ़ गई थी। नागार्जुन बिल्कुल वही बता रहे कि क्या हुआ, क्या करना चाहिए, कि चिंता मत कीजिए, मेरा डिमांड अभी भी जारी है। और इसमें इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं सागरा एमएलए, बेलूर गोपाल कृष्णा, मागड़ी एमएलए, बालकृष्ण, कुनिगल एमएलए, रंगनाथ, सब डीके शिव कुमार के बगल में बैठे हैं और इनके भाई लोकसभा एमपी सुरेश भी मौजूद है इसी फोटो में। और एक फोटो राहुल गांधी के साथ भी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के सामने आई थी। डीके शिव कुमार जिसमें ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और सिद्धरामैया राहुल गांधी की जो फोटो थी उसमें मंद मंद मुस्कान थी। अब सवाल यह है कि यह मुस्कुराहट किसकी बनी रहेगी कल तक? बड़ा सवाल है। गुटबंदी शुरू हो गई है। अभय दुबे जी देखिए, अपने अपने नेताओं को समझाने की कोशिश की, आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे। उसके बाद सुधांशु जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अभय दुबे जी। चित्रा जी, कर्नाटक में तरक्की मुस्कुराएगी और उम्मीदें रंग लाएगी और भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में भी परास्त हो जाएगी। मैं तो हतप्रभ हूं साहब, अगर वो एक कमरे में बैठकर फोटो हो तो भी आप लोग कहते हो कि अलग गुट की बैठक हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। आपका भी मुंह मीठा कराएंगे हम। आप प्रतीक्षा कर दीजिए, आज या कल तक की मुख्यमंत्री की घोषणा होगी और एक अच्छा मंत्रिमंडल मुंह कड़वा किसका होगा? आप ये बताइए, आप कह रहे हैं मुंह मीठा कराएंगे हम लोगों का, इन दोनों में से मुंह कड़वा किसका होने वाला है? ये खुलासा कर दीजिए, मैं फिर उसके बाद सुधांशु जी के पास जाऊंगी। वो मिलकर दोनों मिठाई बना रहे हैं। आप कहाँ लगी हैं? आप भूल जाइए, दोनों एक साथ आप भी स्वाद लीजिएगा और सुधांशु जी को भी हम मिठाई खिलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में एक निर्णय बता दीजिए। अच्छा, खट्टर साहब का नाम कभी विधायक दल की मीटिंग में तय हुआ हो तो बता दीजिए। उत्तराखंड में 3-3 आपने तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धामी जी चुनाव हार गए। देखिए आप, विडंबना, मुख्यमंत्री होकर चुनाव हार गए लेकिन चलेगी प्रधानमंत्री जी की। अरे कल खबरें पढ़कर मैं हतप्रभ था जो सुधांशु जी कह रहे थे हाईकमान कौन है सुधांशु जी आपके? नड्डा जी है कि मोदी जी? बताइए। नड्डा जी ने कहा कि मैं अपनी जो रिपोर्ट है कर्नाटका की वो दूंगा प्रधानमंत्री जी को और वो संतुष्ट नहीं है। तो हाईकमान कौन है? अरे होना तो ये चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, पद वो भले ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन पार्टी में शिखर तो नड्डा जी होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो रिपोर्ट तो उनके सम्मुख और अंतिम निर्णय उनको लेना चाहिए। ठीक है, वो निर्णय नहीं लेते। यहाँ फासिज्म है और हमारे आंतरिक प्रजातंत्र का उदाहरण दे रहे हैं सुधांशु जी। वो आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आप देखिए उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदल डाले और ऐसा कई राज्यों में आपने किया, कुछ जगहों पर सफल हो गए, लेकिन कर्नाटका में ये आपका दांव फेल हो गया। सुधांशु जी देखिए, पहली बात अभय जी कह रहे हैं कि एक कमरे में बैठक हो रही है तो वो क्यों दिखा रहे हैं? ये बताइए, कमरे की बैठक की फोटो कहां से बाहर आई? अभय जी, अगर कोई पर्सनल बैठक हो रही है तो आप ही में से तो किसी ने दी है। और बैठक का एजेंडा बताएं क्या होगा चित्रा जी? ये महंगाई और बेरोजगारी पे बैठक हो रही होगी, दर्शक समझ रहे होंगे, और ये आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर बैठक हो रही है। यही हो रही है ना बैठ के, कि कैसे जो है कर्नाटक को ऊंचा बनाना है, कैसे कर्नाटक के अंदर डेवलपमेंट लेना। बिल्कुल, अभी बोल रहे थे सुरजेवाला जी 48 से 72 घंटे, हफ्ता भर हुआ नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि जनता को क्या बताया और क्या समझाया और अब क्या दिखाया जा रहा है। और अभय जी भावावेश में क्या क्या बोल जाते हैं, कह रहे भूटान के गांव में आके बना दिया। भाई भूटान भारत का हिस्सा नहीं है। हम्बन टोटा पोर्ट आपके जमाने में, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट चाइना ने ले लिया था, यह हमारे जमाने की बात नहीं है। इसलिए आप कई बार इन चीजों के बारे में बोलते बोलते आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि आप किस चीज के बारे में क्या बोल गए। परंतु आंतरिक लोकतंत्र पे तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, जहां से नेहरू खानदान शुरू हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं ना आंतरिक बैठक पे, अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य बैठक में, जिसमें 16 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने वोट किया था, 0 वोट पाकर नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, 0 वोट पाकर। और ये किसने लिखा है? सुनिए, जेबी कृपलानी जो कि आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, माई डेज विद गांधी किताब में, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर दुर्गादास की किताब में, मौलाना आजाद आपके कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके किताब में। बता देता हूं, 1 वोट पट्टाभी सीतारमैया को, 1 जेपी कृपलानी को, सारे वोट सरदार पटेल को।
0 वोट किसको? नेहरू जी को। ये राजीव गांधी जी प्रोजेक्ट होके बने थे। अभी बोले थे इमोटिव इशू पे चुनाव था। मान्यवर ये 84 क्या था? ये ऑपरेटिव इशू पे चुनाव था। आप खुद कहते थे 91 राम लहर थी। ये ऑपरेटिव इशू मतलब आप लोग मोदी विरोध में, भाजपा के प्रति विरोध में, मोदी जी के प्रकार में कुछ भी बोलने लगते हैं मान्यवर। सबसे बड़ा इमोटिव इशू आपने हमेशा क्रिएट करने की कोशिश की। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज भी आप बता दीजिए कि बैठक के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है, एजेंडा बता दीजिए कि कर्नाटक की कौन कौन सी समस्याएं डिस्कस करने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया है और प्रदेश अध्यक्ष ने कैसी बैठक बुलाई है जिसमें सारे विधायक नहीं। तंज कसना है अभय दुबे जी आप पर, जवाब दे दीजिए, क्लोजिंग कमेंट आपका। इतना सुधांशु जी कांग्रेस को पढ़ते हैं तो आमंत्रित करता हूं आ जाइए, और इतिहास भी गलत पढ़ते हैं। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रस्ताव दिया, महात्मा गांधी जी को पढ़िए उनकी खुद की पुस्तक जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं पंडित नेहरू जी की, और बाद में कहा महात्मा गांधी जी ने अरे साहब गलत पट्टाभी रमैया ने प्रस्ताव दिया। वे पट्टाभी सीता रमैया जी की किताब रखी है पीछे, तीनों कांग्रेस के 3 खंड में उन्होंने पूरी पुस्तक बनाई है, उसी के रेफरेंस से मैं कह रहा हूं। छोड़िए इतिहास से प्रतिशोध लेना बंद कीजिए। अरे कोई चलिए उस पर भी जवाब कर रहा है तो उनकी मीटिंग को भी आप ठीक है, जल्दी से एक लाइन में सुधांशु जी अपनी बात खत्म कीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से। मैंने जितने प्रांतों का जिक्र किया है वहां की फोटो विधायक दल की मीटिंग की। सारा फासिज्म है, मोदी जी जिसको तय करते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं। जल्दी से एक लाइन में सुधांशु जी, एक लाइन में प्लीज। रोते हैं आपके। ठीक है चित्रा जी बस एक लाइन में। चित्रा जी ये कह रहे हैं कि नाश्ता कर रहे हैं मगर ना चाय दिख रही है ना नाश्ता दिख रहा है। आज एक ही लाइन में कह देता हूं, इनकी समस्या यह है कांग्रेस की कि किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना सवार न चाहा उतने ही बल पड़े। ठीक है, अब ये शेरो शायरी का दौर यूं ही चलता रहेगा क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, यकीनन कर्नाटका को लेकर कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। सिद्धारमैया या फिर डीके शिवकुमार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।